रिकरेंट हमने जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो लेना शुरू किया था। और उसके अंदर जो है जो इशू था टेंस लेयर की प्रोसेसिंग में, जब वो टेक्स्ट को प्रोसेस करती है, उस इशू को रिकरेंट ने जो है वो किस तरह रिजॉल्व किया था। जो भी आउटपुट है वो आगे जो है उसने कैरी करना शुरू कर दिया था। अच्छा, थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है बैकएंड के ऊपर जो एल्गोरिथम्स लिखे गए हैं इसके लिए। लेकिन फॉर आर यूज हमने इसको बड़े सिंपल तरीके से देखा था, ले मैन के कॉन्सेप्ट के अंदर कि यार एक जो भी आउटपुट है वो अगले जो है न्यूरॉन को या अगली लेयर को जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं क्या किया था हमने। कभी हमारे पास एक जो है सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंस और एक टाइम स्टेप्स है। इस टाइम स्टेप्स ये पूरा जाता है रिकरेंट के अंदर, बट इंटरनली एक लूप जो है वो इसके ऊपर फर्दर काम करना जो है वो शुरू कर देता है, जो एक एक वर्ड को जो है वो लूप शुरू करके आगे भेज रहा होता है। और इस पे लर्निंग हो रही होती है, और ये इस पे लर्निंग हुई है, ये अगले इनपुट के साथ कंबाइन होकर फिर न्यूरॉन को या नोड को इनपुट हो रही होती है। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाता है और हर अगली नोड के अंदर जो है वो पिछला जो है वो कंप्लीट होता जाता है। एलएसटीएम लेयर जो है इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, रिकरेंट लेयर का ही वर्जन है। मॉडिफिकेशन क्या है कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो एक लॉन्ग सीक्वेंस हो जाती है, तो इसको प्रोसेस किया, इसको प्रोसेस किया, इसको, जब ये बहुत आगे पहुंच जाता है तो इसके लिए मेमोरी को रिटेन करना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है ना। जैसे यूं समझ लें कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ते जाएं, अब अगली लाइन पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पिछली लाइन जो है वो आप भूलते जा रहे हैं, या कोई और रीजन वो आपके दिमाग से जो है वो निकलते जा रही है। यहाँ मैथमेटिकल टर्म में ऐसा क्यों हो रहा होता है? ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि इफ यहाँ पर जो है जब वो ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर पीछे काम कर रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा जो है वो हर वर्ड के ऊपर जब ये चल रहा होता है तो इसके साथ जो है किसी किसी भी पॉइंट पर या कोई से भी स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। आमतौर पे ये स्टडी किया है कि ये थोड़ा दूर पहुंचने के बाद जो है वो यहाँ पर ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम जो है वो नजर आने लगता है कि इसमें जो ग्रेडियंट बेस्ड सॉल्यूशन है, जिस ग्रेडियंट की बेस पे निकलता है वो ग्रेडियंट ही वैनिश होने लगता है। ग्रेडियंट वैनिश शायद हमने शुरू में पढ़ा भी था। ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम या ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम जो है क्या होता है, ग्रेडियंट का बहुत ज्यादा वैल्यूज का छोटा हो जाना जो है वो, जिसकी वजह से नेटवर्क जो है वो आगे बढ़ नहीं पाता। वो प्रॉब्लम जो है वो इस जगह पर जो है वो अराइज होता है और नेटवर्क की ट्रेनिंग जो है वो नहीं हो पाती। थियोरेटिकली तो ये बात रिकरेंट के अंदर नजर आती है कि ठीक है वो वैल्यूज आके ट्रांसफर करता जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा है कि मेमोरी जो है वो क्या होती जा रही है, ओवरफ्लो होती जा रही है, बहुत ज्यादा फुल होती जा रही है, जिसकी वजह से याद याद रखना चीजों को क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। और टेक्निकली जो है वो बैकएंड पे एल्गोरिदम के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो ये है कि वो ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम जो है वो अगर हो जाता है। तो रिकरेंट
थ्योरेटिकली तो रिकरेंट का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, वो ऑब्जर्व होता है, नजर आता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ये इश्यूज के अंदर आता है कि रिजल्ट्स जो है वो जब खराब हो गए लॉन्ग सीक्वेंस के अंदर, उन्होंने स्टडी किया उसको, ये देखा कि रिजल्ट खराब होने की वजह क्या है। तो उन्होंने देखा कि लॉन्ग सीक्वेंस के अंदर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ग्रेडियंट जो है वो उसकी वैल्यू बहुत मिनिमम हो रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है वो अचीव नहीं हो रहे। यही चीज यहाँ भी डिस्कस की हुई है कि सिंपल आरएनएन इज isn't the only recurrent network available. There are two LSTM और GRU हैं. In practice, you will always use one of these because simple RNN is generally too simplistic to be real use. Okay, simple RNN has major issue. इसको पढ़ लेते हैं. Also, it should theoretically be able to retain at time t information. Theoretically, तो किसी भी time t के पर उसके पास information होनी चाहिए. About inputs seen many time steps before. वो inputs जो कई time steps पहले उसने देखे थे, वो भी इसके पास यहाँ होने चाहिए इस पोजीशन पे आके. In practice, such long-term dependencies are impossible to learn. Practically जो है long-term dependencies जो है वो learn करना, उनको याद रखना जो है वो impossible हो जाता है. तो इनके पेपर भी हैं, ये दो बंदों ने इस पे काम किया था, ऑपरेटर शिम्बर, इनका पेपर भी लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज के हवाले से यहाँ लिंक भी दिया हुआ उसका, लर्निंग लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज. ये पेपर पब्लिश होने के बाद जो है ना फिर इम्प्लीमेंटेशन की उसकी 97 में जाके लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ. इसीलिए इसका नाम भी जो है ना वो LSTM है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरीज. तो क्या हुआ? This is due to the vanishing gradient problem, an effect that is similar to what is observed with non-recurrent network feed forward network that are many layers deep. जब हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा डीप नेटवर्क डेंस लेयर में भी बनाते थे, तो वहां भी ये प्रॉब्लम आता था. As you keep adding layers to a network, गैर जरूरी लेयर्स ऐड करते जाएंगे अगर नेटवर्क के अंदर, the network eventually becomes untrainable. The theoretical reason for this effect were studied by Hochreiter, Schumberg, and Benjamin in the 90s. LSTM and GRU layers are designed to solve the problem. तो 97 में जाके फिर 7 साल बाद जो है वो सॉल्यूशन सामने आया. Let's consider LSTM. Underlying short-term memory algorithm was developed by this 97. It was culmination of their research on the vanishing gradient problems. जो vanishing gradient problem को खत्म करने के लिए जो रिसर्च करी, उसके बाद जो है ये एल्गोरिथम सामने आया. This is a variant of simple RNN layer. You already know about it. It adds a way to carry information across many time steps. अब क्या है हमारे पास, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आगे ही नहीं भेज रहा होता, एक और बेल्ट जो है वो ऐड हो जाता है. एक तो हमने देखा था कि हमारे पास जो है जो भी आउटपुट है वो हम आगे भेज देते हैं नेटवर्क के पास अगले इनपुट के साथ. यहाँ पर जो है वो शामिल हो जाता है स्टेट में, स्टेट के तौर पे आगे शामिल हो गया. फिर इससे जो आउटपुट निकला वो स्टेट के तौर पे आगे शामिल हो गया. यहाँ पर वही इशू है कि ये ब्लॉक अभी इतना छोटा नजर आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक बहुत बड़ा हो जाएगा, इतने सारे इसके अंदर डब्ल्यूज और यूज इतने सारे आ जाएंगे. वही वाला इशू कि ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम जो है वो अकर होने लगेगा, या लेमैन के अंदाज में कहें कि उसको याद रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, चीजें जो है वो बहुत ज्यादा उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी. तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल आरएनएन का था. तो अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इट एड्स अ वे टू कैरी इंफॉर्मेशन अक्रॉस मैनी टाइप्स. इन्होंने क्या किया कि भाई जो इंफॉर्मेशन है उसको चंक वाइज जो है वो कैरी चल रहा है. वो एक अलग एक बेल्ट पे, एक मेमोरी बेल्ट पे जो है जो लर्निंग है वो अगले नोड पे तो जा रही है, लेकिन साथ साथ वो मेमोरी जो है वो बेल्ट पे चलती चली जा रही है. इन केस अगर या इमेज दिखाऊं पहले, दिस वन,
आउटपुट तो चल रहा है, ये आउटपुट एज अ स्टेट जो है वो इसके अंदर जा भी रहा है, लेकिन एक कैरी बेल्ट जो है फॉर लर्निंग का, वो भी इसके साथ साथ जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, कैरी ट्रैक जो है। तो इस कैरी ट्रैक से इंफॉर्मेशन हर वक्त हमारा जो नोड है वो नहीं मांगेगा, उससे मांग भी सकता है जब, लेकिन ये उस वक्त उससे मांगेगा जब इसको ग्रेडियंट वैनिशिंग जो है प्रॉब्लम जो है वो होने लगेगा, कि उस कैरी बेल्ट से इंफॉर्मेशन लेटेस्ट जो है उसके पास चली आ रही है, प्रीवियस सारी ये जो कैरी ट्रैक है ये कंटेन क्या कर रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर है मौजूद है? ये सारी लर्निंग, तब ये आउटपुट स्टेट थी ना, समझिएगा इसको। सर आउटपुट आई, आउटपुट आने के बाद ये स्टेट जो है वो, ये आउटपुट स्टेट से ये यूं आके ये इसमें चली गई, और इसके बाद ये इनपुट आया, इसने क्या कर दिया, एक और आउटपुट निकाल दिया। ओके। अच्छा, आउटपुट निकालने के बाद इसने वो आउटपुट जो है वो आगे भी ट्रांसफर किया दोबारा अगली नोड को, सेम प्रोसेस ही चलता जा रहा है, ये रिकरेंट का स्टाइल है। यस सर। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर इंफॉर्मेशन, इस पॉइंट के ऊपर जो लर्निंग है वो क्या हो रही है, जमा हो रही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, पीछे जब ये लर्निंग बहुत ज्यादा जमा हो रही है तो जो कुछ यहाँ पीछे बॉक्सेस में होता रहा है, अब उसकी मेमोरी थोड़ी कमजोर होना शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर यूं समझ लें कि भाई ये इतना पोर्शन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो जरा लेटेस्ट आउटपुट है, फॉर एग्जाम्पल T5 या T10 के बाद जो है ना चल रहा है, लेकिन T10 से पीछे जो है इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसकी थोड़ी लूज हो गई। ये मैं बिल्कुल लेमैन के अंदाज में समझा रहा हूँ, टेक्निकली जो है नहीं कह रहा हूँ कि पिछले की इंफॉर्मेशन जो है, अब जब इंफॉर्मेशन लूज हो गई है तो ये जो कैरी ट्रैक चल रहा है जो अपने साथ क्या कर रहा है, लर्निंग सारी कैरी कर रहा है। लर्निंग सारी कैरी कर रहा है, ये इसको किसी भी टाइम स्टेप के ऊपर इससे दोबारा कनेक्ट होके अपने आप को अपडेट कर सकता है, किसी भी टाइम स्टेप। यस सर। जरूरी नहीं कि हर टाइम स्टेप पे करे, और जहाँ पाबंदी हमें भी नहीं है कि हर टाइम, वैनिशिंग हाँ प्रॉब्लम जो है वो हाँ, आ रही है पाबंदी भी नहीं है कि हर जगह नहीं करो। ठीक ठीक हो है, गया। क्योंकि हर जगह ये कैरी ट्रैक जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, ये चीजें इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन करते 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 तो इस तरह का सॉल्यूशन जो है वो उन्होंने वो डिजाइन अच्छा सर, एक किया है। क्वेश्चन है कि जी। जब वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी है तो हमें बैक वाली चाहिए बहुत ही बैक वाली चाहिए क्यों होगी? क्योंकि असल में वैनिश क्यों हो रहा है? वैनिश इसलिए हो रहा है नहीं, कि जो पहला प्रोसेस हुआ है ना, तो एक आउटपुट आ गई है, ठीक है। अब वो आउटपुट आगे इनपुट के तौर पे भी चली गई है दोबारा उसके अंदर, ठीक है, और फिर और नई इनपुट है वो उसके साथ ब्लेंड होके एक नई आउट, इस वजह से वैनिश होने का पर्पस तो यही यानी वैनिश होने हुई इस वजह से, उसकी रीजन ये है कि वो प्रोसेस हो कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी वो इतना चेंज हुई कि वो एक्चुअल जो बेसिक थी इनपुट वो खत्म हो गई। लेकिन नहीं, हमें वो उसको मैं आपकी थी बात क्यों रोक थी? के ना, उसके बाद आपकी बात रोक के मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पर जो इसके पास इनपुट आएगा ना, ठीक है, इसको अपनी लर्निंग में, फॉर एग्जांपल इसका लर्निंग ग्रेडियंट का ये कर्व है, लेकिन पीछे जो कुछ हुआ है उसके साथ वो भी तो बहुत सारे है ना, पीछे बहुत सारे इनपुट जो है हिल के आया है, जिसकी जो स्टेट के तौर पे इसमें शामिल हुए। अब जब वेट जो होते हैं ना, वो जब एडजस्ट होते हैं, क्योंकि इसको पूरे सेंटेंस की सिमेंटिक को हैंडल करना है, तो ये यहाँ से हिलाएगा ना अपने आप को, यहाँ से हिलाएगा तो ये सब जगह इसका इफेक्ट जाएगा। ठीक है, अब जब सब जगह वापस जब पलटता है लर्निंग के लिए, या वेट जो है फर्स्ट टाइम भी अगर एडजस्ट कर रहा होता है, तो यहाँ ये इशू आता है इसको, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो क्या हो जाता है, हो जाता है, कॉस्ट हो ठीक है। जाता है। सर इसमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी जी सर आवाज आ रही? सर ये मैं कह रहा था कि जी जैसे यार,
जैसे जो कैरी ट्रैक सर चल रहा है, इसमें जो हमने इनिशियल इनपुट दिया उसमें से जो लर्निंग हुई है आगे गई है अगले कैरी ट्रैक में, और इसी तरह चलती जा रही है अगर CT+1 और CT+2 चलती जाएगी। अच्छा सर, जो नीचे से इनपुट आ रही है इनपुट 1, और इसी तरह सर ये जो इनपुट आनी है, जो ऊपर वाली कैरी ट्रैक की जो लर्निंग है वो तो पीछे से चलती जाएगी, जो उससे पीछे से लर्न किया आगे चलेगा, और इनपुट क्या नहीं आएगी, या इनपुट की मतलब हमने फिक्स रखनी है हर कैरी ट्रैक के लिए इनपुट सर नहीं होगी, या कि वो वही मतलब चलती जाएगी, वो भी मैनिपुलेट होगी? इनपुट हमारी लेयर होती है ना यार, जो हम जितना चेंज कर रहे होते हैं तो उसके लिहाज से फिर वो हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। कैरी ट्रैक तो जो है ना वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कैरियर है, एक लर्निंग कैरियर है, ठीक है जी सर, ना, इसके अंदर हाँ सर ये जो कैरी ट्रैक इसमें तो इन्फॉर्मेशन को लर्न किया और आगे चला गया। अब नहीं, इंफॉर्मेशन को लर्न नहीं किया इसने, इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने पास स्टोर किया। जी लर्निंग के जो पैरामीटर जो वेट्स होंगे ना, जी सर, इसने सिर्फ उनको अपने पास क्या किया, स्टोर किया। अब ये आगे जरूरत पड़ने पर क्या करेगा, उनको यहाँ सब अतीक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही सही। आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? आपकी आ रही आपकी है। तो सर आ रही है, लेकिन अतीक भाई ने जो वो कहा है वो बिल्कुल ही ऐसे नॉइस साइड कर। शायद भाई आपके माइक से आ रहा है नॉइस, काइंडली सर क्वेश्चन ये था कि जो आउटपुट हम जो भी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं T1, जैसे आउटपुट T1 है, फिर आउटपुट T है, आउटपुट T+1 है, सर एक तो ये इंफॉर्मेशन चली जाती है अपने आउटपुट की तरफ। अच्छा अभी वॉइस क्लियर है? आपकी वॉइस ठीक है सर, आपकी वॉइस का ओके, इशू नहीं था, वो दरमियान में नॉइस और था तो उनसे आ अच्छा रहा। अच्छा। तो imagine a conveyor belt running parallel to the sequence you are processing. तो सीक्वेंस प्रोसेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक कन्वेयर बेल्ट है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीक्वेंस कैन जंप onto the conveyor belt at any point, be transported to the later time step, and jump off intact when you need it. This is essentially that what LSTM does. It saves information for later, thus preventing older signals from gradually vanishing during processing. बस ये 4 जुमले इन्होंने इसके बारे में यहाँ लिखे। इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट से निकल के जो है ना कन्वेयर बेल्ट पे आएगी, जंप ऑफ जंप ऑन टू हो जाएगी, उसके बाद जो है ना वहां से ये जंप ऑफ करेगी व्हेन यू नीड इट, जब भी इसको जो है ना हमारी नोड्स को इसकी जो है ना जरूरत पड़ेगी, और ये ओल्डर सिग्नल्स को वैनिश होने से बचा देगी। ये बड़ी सिंपलिस्टिक है एक्सप्लेनेशन। वैसे सर एक ये भी एक इशू है कि कब उसे पता लगेगा कि किस पॉइंट पे वैनिश हो रहा है, कौन सा हो रहा है, और वो तो जाना यानी अपनी कि वो चीज। जैसे वो तो हमें जो है ना जब भी वो अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है, ग्रेडियंट डिस्टेंट जब कैलकुलेशन कर रहा होता है, तो आपने ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में? आपने कराया था, आपने साथ में कराया। हाँ, उसमें मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें ग्रेडियंट वैनिशिंग और ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग का जो है ना वो जिक्र। जी बिल्कुल, न्यूरल नेटवर्क वालों की दिखाई थी आपने। हाँ, तो वो उसके अंदर वो उसकी कैलकुलेशन तो जो है ना कि वो W की वैल्यूज जो है ना वो कितनी ले रहा है, कितनी स्टेप वैल्यू ले रहा है, उसकी कैलकुलेशन तो वो ऑटो चल रही थी, और नेट एल्गोरिथम लेवल पे जो है ना वो कैलकुलेट हो रही होगी। अच्छा, उसको पता नहीं चलता, उसको कहूँ कि यार ये वैनिशिंग हो गया, नहीं, ये जब आपके इपॉक्स खत्म हो जाते हैं और नेटवर्क जो है बहुत फीड फॉरवर्ड नहीं हो पाता, आगे नहीं चल पाता, यानी किसी एक ट्रफ के ऊपर जो है वो क्या हो गया, उस ट्रफ के अंदर ही
फंस गया है, उससे आगे नहीं निकल पा रहा है, ऊपर की जानिब नहीं जा पा रहा है, तो दिस शोज द ग्रेडियंट। यहाँ इस जगह जो है वो ग्रेडियंट जो है वो फंस गया है। और हमें बाजार कैसे नजर आता है? हमें नजर आता है कि भाई ये इस नेटवर्क का जो आउटपुट वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं, और उसके वेट्स जो हैं, अगर वेट्स जो करंट वेट्स हैं उसकी मैट्रिसेस को निकाल के चेक किया जाए, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज आ रही हैं, या किसी लेयर को जो है ना किसी पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो ऑब्जर्व किया जाए, इन केस ऑफ जो जहां हम लेयर की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो 2-3 तरीकों से जो है वो इसका सिग्नल आता है कि भाई ये आपका जो है वैनिशिंग प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर आ चुका है। हमें कैलकुलेशन पॉइंट के ऊपर हम नहीं देख सकते मॉडल लेवल के ऊपर कि यार ये किस पॉइंट पे या किस जगह पे जो है ना वो वैनिशिंग इसलिए प्रॉब्लम वो मैं ये कर कह रहा हूँ कि जंप ऑफ और जंप इन वाला तो इसने बड़ा ऑटोमेटिक कर दिया है, सुनने में तो अच्छा हाँ लग रहा है, इसी लेकिन जो हाँ उसके मैंने प्रोग्रामर के इसीलिए माइंड से जो हाँ प्रोग्रामर के माइंड से इस पे नहीं सोच रहा, मैंने कहा ना इसको लेमैन की क्योंकि तरह ही समझ प्रोग्रामर, लें। हाँ उसका तो हाँ ये होता है वो ही प्रॉब्लम कि अब यार इधर हुआ है तो इधर इस चीज को मैंने केटर करना, तो ये समझ नहीं यार, बस उसने हाँ तो सिंपल ये कन्वेयर बेल्ट लगाई है और चला दी है। इस यू कैन आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके पीछे जो है वो जब उन्हें 7-8 साल लगे इसको डेवलप करने में, तो कितनी जो है ना मैथमेटिक्स जो है ना उन्होंने इस्तेमाल की होगी उस सॉल्यूशन तक जो है ना वैसे भी वो इस पिक्चर पे लेवल भी मुझे थोड़ा सा एतराज है प्रोडक्ट्स पिक्चर को। सर, उसकी जो पिक्चर है उस पर थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि वो आउटपुट आप जरा जाइएगा ना, देखिए आउटपुट T1 समझ लें एक तरह से CT1 है, समझ लें कि वो इनपुट के तौर पे CT-1 है, आउटपुट T-1 है। इस तरह आउटपुट T है तो CT कन्वेयर बेल्ट पे वैसे ये चाहिए था कि CT और फिर प्लस होके CT-1 भी होता। कन्वेयर बेल्ट का तो मतलब ये कि जो पॉइंट आता जा रहा है उस पे वो जो भी बॉक्स है या जो भी उसकी आउटपुट है वो ऐड होती जा रही है और वो प्लस प्लस होती जा रही है। अब पिक्चर मतलब वो कंसेप्ट उसने थ्योरेटिकली बता दिया, सही बता दिया। पिक्चर सिर्फ ये डिपिक्ट कर रही है कि इस पे ये आया तो आगे ये नहीं कर CT1 भी कैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब वो प्लस होता जाता, मतलब लिखा होता तो फिर वो ज्यादा इसको जो है ना अंडरस्टैंड करना जो है ना पिक्चर पिक्टोरियली जो है ना वो इजी था। और अदरवाइज तो ये है कि वो आउटपुट के बराबर लग रहा है, क्योंकि आउटपुट भी वैसे कैरी हुई जा रही है वगरना तो वो ये है कि और आउटपुट इनपुट के तौर पे भी जा रही है। तो वो पहले भी पिक्चर ये थी कि आउटपुट जैसे CT-1 इनपुट आ रहा है या CT आ रहा है, इस तरह आउटपुट T-1 भी आगे इनपुट पे आ रहा था। तो पिक्चर ये ज्यादा मीनिंगफुल होती अगर साथ पिछले CT-1 भी प्लस ऐड करता और आगे फिर डॉट डॉट लगाता कि समझ 2-3 के बाद लेकिन वो जो आपने नीचे देखिए इनपुट के अंदर है ना वो पहले ही, लिहाजा लिखने की जरूरत ही नहीं है ऊपर। वही तो वो जो आपने इनपुट टी के अंदर लिखा हुआ है वो पहले ही उसमें मौजूद है, नहीं इसीलिए वो एक्चुअली वो कह रहा है कि जब जरूरत होगी तो जंप इन कर देगा। आपने हर दफा आप साथ उसका सेंटेंस भी याद रखें कि जंप इन तब करेगा जब वो ग्रेडियंट जो है ना वैनिशिंग का वो शिकार होगा, तब वो जंप इन होगा, जंप आउट होगा। अब ये तो हर एक पे ऐड नहीं ना करना आपने, वो तो फिर आप एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन और एक्स्ट्रा मतलब उसके हो जाएंगे, आपकी जरूरत ही नहीं है। ये होना ही तब है कि जब कन्वेयर बेल्ट से इस पे जंप इन होना है और फिर जब वो खत्म हो गया जंप ऑफ हो जाना है, तो आपने एक एक्स्ट्रा उस तरह से अपना पैरामीटर ऐड नहीं करना। तो मैं सिर्फ इस पिक्चर के लिहाज से वो कर रहा था इस पे। आपने हर दफा वैसे ये इसके अंदर हर दफा नहीं आना, इस जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हर दफा CT ने यानी कि वो नहीं आएगा, वो जब नीड होगी तब आएगा जो ऊपर उसने लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ शो करने के लिए था कि जब नीड होगी तो ये जंप इन हो सकता है। नहीं, मेरा मतलब है जो इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है वो ऊपर जा रही है ना। तो पहले पिक्चर में क्या मसला था, ऊपर जाकर देख लें तो वो भी तो यही है। उसमें क्या मसला था? मैं सिर्फ ये कन्वेयर बेल्ट को एक्चुअली मेरा पॉइंट कन्वेयर बेल्ट के ऊपर था। ये मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि जब मतलब इस पिक्चर में तो हमेशा ये बता रहे हैं कि हमेशा जो ये जो बॉक्स है इसमें हमेशा जो है डेटा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता, बल्कि जब नीड होती है तब वो डेटा प्रोसेस होता है। जंप इन और जंप ऑफ इसमें एक सवाल नहीं ये है वो कि जो कैरी ट्रैक है, थ्योरेटिकली तो सही है, उनका इख्तलाफ जो है वो सिर्फ इस पिक्चर से है, नीड होती है और प्रोसेस होता है, यहाँ तक तो बात सही है।
और एक नई पिक्चर डिजाइन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। अच्छा जी, देखिए अब ये वाली पिक्चर पे आया, जरा नई पिक्चर। ठीक है सर, मूव फॉरवर्ड। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो, जो काम हमें करना है वो तो बहुत ही आसान, सिर्फ डेटा सेट लेना है, LSTM इंपोर्ट करना है, सीक्वेंशियल एम्बेडिंग लगाई। हमने पहले यहाँ पर सिंपल RNN यूज किया हुआ था, अब हमने LSTM जो है वो यूज कर लिया, एक ही लेयर लगाई है, सिर्फ डेंस लगा दिया RMS पर। अभी हमारा मॉडल जो है वो रेडी। यहाँ डाटा जो आपने लेते हैं यहाँ से, ये एक लेयर जो है वो LSTM की आपको 89% वैलिडेशन पे जो है वो ले जाती है। Certainly much better than the simple RNN network. That's largely because LSTM suffers much less from the vanishing problem and slightly better than fully connected approach from chapter 3. Even though you are looking at less data than you are in chapter 3, you are running truncating sequences after 500 time steps, where in chapter 3 you were considering the full sequence. तो दोबारा शुरू से आते ताकि ये बात क्लियर हो। तो ये IMDb वाला डाटा है हमारा, ठीक है। The network is similar to the one simple RNN that was just presented. You only specify the output dimension of the LSTM layer. Leave every other argument as it is, जैसा हम पीछे करके आए थे। और जो प्रोसेसिंग थी, जितना हमने वैलिडेशन निकाला था, ट्रेनिंग निकाला था, टेस्टिंग निकाला था, वो सब कुछ जो है वो प्रीवियस एग्जाम्पल वाला ही आप ब्लॉक ऑफ कोड लेंगे। सिर्फ मॉडल आपका जो है वो यहाँ पर चेंज होगा, और मॉडल के चेंज में भी सिर्फ एक लेयर जो है वो चेंज होगी, बाकी कोई पैरामीटर जो है वो चेंज नहीं किया है। ये यहाँ पर जो है, जो हमने पिछले सिंपल RNN से किया था, यहाँ इसको हमने क्या कर दिया है, LSTM से कर दिया है। और बाकी ये जो प्रोसेसिंग है इस मॉडल के लिए सारी एज इट इज रहेगी। मैक्सिमम लेंथ की बात कर रहे थे, वहां पर 500 के ऊपर हमने जो है वो कट ऑफ लगा दिया, इससे बड़ा रिव्यू नहीं होगा। वापस चलते हैं। तो अच्छा जी, that's and slightly better approach. Chapter 3 you are truncating sequence, okay, but this result isn't groundbreaking for such computationally intensive approach. Why isn't LSTM performing better? One reason is that you made no effort to tune hyperparameters such as embedding dimensionality or LSTM output dimensionality. अभी हमने कुछ किया तो है नहीं, हमने सिर्फ सिंपल सी लेयर लगा दी, तो ये और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, 89 से बहुत आगे निकल सकता है। Another may be lack of regularization techniques. कोई हमने regularization यहाँ नहीं लगाई, ड्रॉप आउट नहीं है, कुछ नहीं है। But honestly, the primary reason is analyzing the global long-term structure of the reviews. What LSTM is good at, it isn't helpful for the sentiment problem. Such a big problem is well solved by looking at what words occur in each review and what frequency. That's what the first fully connected approach looked at. But there are far more difficult natural language processing problems out there where the strength of the LSTM will become apparent. In particular, question answering and machine learning translation. ये कह रहे हैं कि यार भाई
जो हमारा सिंपल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स थे डेंस वाले, वो भी इस पोजीशन में, जैसे ये डाटा सेट है इस पोजीशन में, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिफाइंड डाटा, बहुत ही जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, और बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो क्लियर हैं इसके अंदर। वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज को देखकर, इसको देखकर वो भी अच्छा डिसाइड कर सकता है। लेकिन जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के और मशीन ट्रांसलेशन के और क्वेश्चन आंसरिंग के, पैराग्राफ समरी करने के, जो उस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मशीन लर्निंग के जो सॉल्व होने होते हैं, उनके अंदर LSTM जो है वो आउटबर्स्ट करता है। ठीक है, वहाँ उसकी स्ट्रेंथ जो है उन प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा नजर आती है। इस प्रॉब्लम में तो शायद आपको इतनी ना नजर आ रही, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के अंदर जो है काइंडली सेंटिमेंट एनालिसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेंटिमेंट एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम ही तो है ना, फिर इसके अंदर लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं, अपना सेंटिमेंट दिया है। ठीक है सर। उस रिव्यू को हम क्लासिफाई कर रहे हैं ना। ओके। तो अच्छा, रैपिंग अप में क्या, अभी नाउ यू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, व्हाट RNNs and how do they work, what LSTM and why it works better on long sequence than a naive RN, how to use Keras RN layers to process sequence data. अच्छा, आगे हम फर्दर RNN में चलेंगे। नंबर ऑफ एडवांस फीचर्स ऑफ RNN which can help you get most out of your deep learning sequence models। देखते हैं एडवांस यूज ऑफ रिकरेंट नेटवर्क्स। यहाँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम रिकरेंट ड्रॉपआउट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टैकिंग रिकरेंट लेयर्स की स्टैकिंग के किस तरह नेटवर्क की पावर जो है वो इंक्रीज करनी है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल रिकरेंट लेयर्स अभी तक हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखी है, बाई डायरेक्शन पढ़ेंगे जो आगे पीछे भी लेयर्स जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जो है वो काम कर रही होंगी। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, टेम्परेचर फोरकास्टिंग प्रॉब्लम। टाइम सीरीज का डाटा है, इसको सॉल्व किया है, इसकी पार्सिंग वगैरह सीखनी है अभी इसके अंदर हमने। Until now the only sequence data we have covered has been text data। अभी तक जो हमारे पास सीक्वेंस डाटा था वो टेक्स्ट डाटा को ही हमने हैंडल किया। But sequence data is found in many more problems than just language processing। In all the examples in this section, you will play with the weather time series data recorded at weather station at the Max Planck Institute for Biochemistry in Jena, Germany। ये डाटा सेट डाउनलोड भी करेंगे अभी हम, जीना डाटा सेट कहलाता है आमतौर पर। In this data set, 14 different quantities, air temperature, atmospheric pressure, humidity, wind direction and so on were recorded every 10 minutes। हर 10 minutes के ऊपर जो है ना ये डाटा रिकॉर्ड है। टाइम स्टेप्स के डाटा का तो हमें आइडिया है। ठीक है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल डाटा होता जिसके अंदर एक डायमेंशन जो है वो टाइम स्टेप्स की होती है, रॉ एंड कॉलम के अलावा कि किस टाइम के पर रिकॉर्ड जो है वो लिया गया। ओवर सेवरल ईयर्स, ये कई सालों का डाटा है जो हर 10 मिनट के बाद जो है ना वो कैलकुलेट किया गया। बड़ा डाटा होगा इसको भी। The original data goes back in 2003, but this example is limited to data from 2009 to 16। 7 years, 8 years के around का ये data। Perfect for learning to work with the numerical time series। ये numerical data जो time series का है उसके लिए बहुत अच्छा data set है। You will use it to build models that takes input some data from the recent past, a few days worth of data points, and predicts the air temperature 24 hours in the future। So ये हमारे लिए important ये है कि स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन है, वेदर प्रेडिक्शन है,
इसी तरह जो हमारे पास सेल्स आइटम्स प्रिडिक्शन है, इन्वेंट्री प्रिडिक्शन है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर जो है 2-3 तरह के और केसेस होते हैं, इसके अंदर हम टाइम सीरीज की भी प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, डाउनलोड एंड अनकम्प्रेस द डेटा इज फॉलोज। अब तो आपको ये कमांड चलानी आ गई होंगी। लेकिन सर हमारी जुपिटर वगैरह जो है उस पे विंडोज पे, तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये यहाँ से इतना कॉपी कर लें इस लिंक को वहां और से डाउनलोड जीना कर लें। क्लाइमेट, हाँ जीना क्लाइमेट तक की जो है ना केरस डेटा सेट्स में आ जाए, मिल जाएगा आपको। और भी इसका लिंक एक और दिया होता है नीचे। ठीक है सर, कर लेंगे, कोई नहीं, आप डाउनलोड के माहिर हो। डेटा के बाद जो है ना, अब कोई आपने समझाया यहाँ पर क्या हो रहा है? सर जो पहले किया था वही हो रहा है कि ऐसे डेटा हाँ बताएं पूरी बात बताएं। ये कि डेटा डायरेक्टरी जो आपने पाथ दे दिया उसका, जहाँ आपने डाउनलोड किया था उसके बाद आपने उससे ज्वाइन कर लिया और उसका नाम रख दिया डेटा डायरेक्टरी। ओके सॉरी, डेटा डायरेक्टरी का पाथ दे दिया ना, वो जो ऊपर आपने दिया था डेटा डायरेक्टरी, वो उसका वेरिएबल उधर रख दिया ताकि वो पाथ इधर आ ये तो जाए। जहाँ आपने डाउनलोड करके रखा होगा ना, जहाँ आपका डेटा वो पाथ दे दिया, उसके अंदर फिर आपने CSV फाइल का पाथ भी ऐड कर दिया, फाइल को ओपन कराया, रीड कराया, सारी फाइल डाटा में आ गई, क्लोज करा दिया। अब उस डाटा को जो है वो क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया है /n पे, यानी हर नेक्स्ट लाइन पे, और उसकी लाइंस जो है यहाँ पर आ गई ये लिस्ट की फॉर्म में। अब हर लाइंस को कॉमा पे स्प्लिट कर दिया, उसमें से हेडर अलग कर दिया और शोर आ हेडर रहा है से बीच में। रईस आवाज सर, नहीं- रईस को कह के म्यूट कर दे, रईस की वजह से थोड़ा। रईस भाई कहाँ है भाई? थैंक यू यार। यहाँ पर हेडर की लाइन जो है वो क्या कर ली है, उठा ली गई है। अलग हेडर चाहिए होगा, इसलिए हमने उसको डिस्कार्ड नहीं किया है कि हम उसको जो है ना अलग हमने हेडर में सेव किया है। ऐसा नहीं किया है कि लाइंस को स्लाइस करके लाइन में डाल दिया और हेडर जो है वो चला ही गया। तो हेडर जो है वो हमने सेव कर लिया है। उसके बाद लाइंस जो है 1 से ऑनवर्ड, ये सारी लाइन जो है यहाँ सेव करी। तो हेडर और लाइन जो है वापस यहाँ निकल आएंगी डेटा सेट। अच्छा, ये जो काम हुआ है ये इन्होंने कैसे किया होगा, देखिए जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने जाते हैं और रॉ डाटा उठाते हैं तो फिर हम परेशान हो रहे होते हैं कि यार हम ये करें क्या, शुरू कहाँ से करें। ठीक है, हमने डाटा तो उठा लिया, UCI से उठा लिया या आपने जो है वो कैगल से उठा लिया, डाटा हमारे पास CSV फॉर्म में आ गया। स्टार्ट पिन पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, ये इसके लिए जो है सबसे पहले तो आप डेटा फाइल्स को जाके जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं। CSV में जो आपको फाइल मिली है, सारी चीजें मिली है, ये आपको वहां से जाके, अभी हमने फाइल देखी भी नहीं लेकिन हमने ये कोड देख लिया कि यार वहाँ हेडर भी लगा हुआ है और सारी चीजें हैं और हमें चाहिए या नहीं चाहिए, सारा एनालिसिस जो है वो आपको कोड से जो है मॉडल बनाने से पहले डेटा को अच्छी तरह इंस्पेक्ट करके अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हमें क्या स्टेप्स जो है वो करने पड़ेंगे ताकि हमारा रॉ डेटा जो है वो फर्निश्ड फॉर्म के अंदर जो है वो आ जाए। प्री प्रोसेसिंग है ना ये सारी। हाँ, प्री प्रोसेसिंग भी नहीं है ये, लेकिन ये मेरे पास एक डेटा फाइल आई है ना, तो मैं उसको बैठ के थोड़ी देर जो है ना 15-20 मिनट में उसके डेटा कॉलम्स को रिव्यू कर रहा हूँ, नाम देख रहा हूँ कि नाम में गड़बड़ तो नहीं है, सारी इस तरह चीजें देख रहा हूँ। क्योंकि हम आमतौर पे जब डेटा लोड करते हैं CSV में, अपने पाइथन में लेकर आते हैं, तो CSV में ऐसा हो सकता है कि नाम के दरमियान स्पेस आ रहा हो, पाइथन जो है ना वो स्पेस को नहीं ले रहा होता, एरर आ रहे होते हैं सारी चीज। तो ये 15-20 मिनट आधे घंटे की जो है ना
वो एक्टिविटी होती है जिसमें आप अपने डेटा से जो है ना फेमिलियरिटी हासिल कर रहे होते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ आपको ही पता चलता है कि अच्छा मुझे इसमें से ये काम करने हैं। अब क्योंकि हम यहाँ बुक पे देख रहे हैं तो हम बुक तो डायरेक्ट उसके ऊपर आ गई ना, उसने ये काम कर दिया। लेकिन अब इशू ये होता है कि अभी तो मैंने डेटा फाइल देखी नहीं, बुक ने ये काम क्यों किया, क्योंकि उसको मालूम है कि वहाँ पर ये मसाइल हैं। ठीक है, आप भी जब इस तरह करेंगे, जब आप जाएंगे कोई डेटा सेट लेंगे तो उसको केयरफुली जो है उसका सारी बेसिक स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, समरी निकालेंगे उसकी, और उसका फिजिकल एनालिसिस करेंगे कि भाई ये क्या क्या चीज़ें मुझे इसके अंदर चाहिए होंगी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करने नहीं बैठेंगे, सिर्फ अभी अपना माइंड मेकअप कर रहे होंगे कि इसके अंदर यार ये जो है ना इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मुझे ये चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लग रही है। बाद में देखेंगे उसको करना है या नहीं करना है, लेकिन एक 10-15 मिनट का रिव्यू जो है चलता है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो सामने जाती हैं और आपके माइंड में जो है एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो आ जाता है कि मुझे ये काम करके जो है ना उसको गुजारना है। एक किस्म का एल्गोरिथम डेवलप हो जाता है। हाँ, तो हेडर और लाइंस जो है वो हमने इसमें से अलग अलग जो है वो निकाल ली। अब देखो ना, अब हेडर और लाइंस अलग अलग निकाल ली। अब ये इस वक्त हमें तो नहीं पता है क्यों निकाली, लेकिन यस जब सर, डेटा को देख के पता कोड, चलेगा। हाँ, जब इस कोड करने वाले ने जब ये डाटा को देखा होगा तो उसने अपना मेकअप प्लान जो है ना वो कर लिया होगा कि इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, किन चीज़ों की जरूरत है। तो ये हेडर्स हैं उसके, डेट टाइम, टाइम सीरीज का डाटा है, डेट टाइम लाजमी होगा। ठीक है, ये डाटा आ रहा है पी टी टी पॉट टी 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 मैक्स इफेक्ट। अब अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन जब आप जेन्युइनली किसी डाटा पे काम कर रहे होंगे तो मेरी राय ये है कि आपको उसके हर वेरिएबल, हर कॉलम की साइंटिफिक नॉलेज भी अगर हो जाए, थोड़ी बहुत ही हो जाए, उसका डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट जो है कॉलम का जो है पता चल जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल में अभी भी हमारे साथ भी जो है, अभी थोड़ी हम डाटा माइग्रेशन कर रहे थे, ठीक है, और ओरेकल का एनालिसिस जो है ना सर्वर यूज कर रहे हैं वहाँ। अब क्या है कि वो जो डाटा टीम है उन्होंने माइग्रेट कर दिए हैं वेरिएबल्स और शिफ्ट भी कर दिए हैं, नए नाम रख दिए हैं जो यूजर के लिए, जो लेमैन है, इस्तेमाल करने वाला जो टेक्निकल नहीं है, वो आसानी से जो है उसको रीड करके उसको उसकी पता चल जाए। तो बहुत सारी जगहों पे जो है वो नाम ऐसे रख दिए गए हैं कि वो यूजर उससे फैमिलियर नहीं है। ठीक है, तो अब इश्यूज क्या आ रहा है कि हर दोबारा से जो है वो क्या हो रहा है, हर कॉलम है जिसको मॉडिफाई किया गया है उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी अलग कैटलॉग जो है वो बनाई जा रही है ताकि पता हो नॉन टेक्निकल आदमी अगर समझ नहीं आ रही बात कि यार ये शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन जो है उसको मालूम। तो आप भी अब जैसे ये काम करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा यार ये वीपी मैक्स क्या है, एम बार क्या है, वीपेक क्या है, वीपी डेफ क्या है। ठीक है, काम कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, समझ आ जाएगा, लेकिन ये भी कम से कम जो है ना वन लाइन डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। आप टेक्निकली नहीं जानते हो क्या चीज़, लेकिन एक्सप्लेन कर सके यार ये चीज़ होगी। इतनी नॉलेज जो है वो अपने डाटा की जो है वो आपको रखनी पड़ेगी। तो ये अभी हमने क्या देख लिया, हेडर है, और हमारे पास जो है ना वो लाइंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा होगा इसलिए लाइंस पार्स करते हैं ना। कन्वर्ट these 420,550 lines of data into numpy array। अब सारा जो है वो हमने क्या करना है, डाटा जो है वो कन्वर्ट करना है numpy में। अब ये कन्वर्जन कैसे होगी, किसी को आइडिया है? पिछले 2-3 दफा कन्वर्जन कर चुके हैं हम। तो पहले आप जीरोस तो की डाटा बनाएंगे। जो है वो हाँ एग्जैक्टली, जब हम एक्सटर्नल डाटा लेकर आते हैं अपनी फाइल के अंदर तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं, एम्प्टी कंटेनर, और उस एम्प्टी कंटेनर के अंदर हम क्या करते जाते हैं,
फीड करते जाते हैं। यही हमने टेक्निक जो है वो पहले भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो यूज की है। तो यहाँ पर भी जो है वो एक एम्प्टी कंटेनर बनाया गया है जिसकी लेंथ और जिसकी हेडर की लेंथ, और ये आप सब देख लें इस तरह जो है वो इधर से एक कम लेंथ रॉ की रखी गई है कॉलम्स की, इन्यूमरेट कराया गया -1 क्यों है स्प्लिट के ऊपर। जो ये आप सोचें जल्दी से बताएं मुझे। हेडर नहीं है ना बीच में, कॉलम में -1 किया है ना, कॉलम में -1। सर लास्ट वाला कॉलम नहीं लेंगे? लास्ट लेबल वाला कॉलम सर लास्ट कॉलम जो है वो कंटेन कर रहा होगा। ये लास्ट नहीं है बाबा, ये सिर्फ जो है ये सिर्फ नंबर्स माइनस हैं, किया एक। ये नंबर्स हैं। लाइन हमारे पास इतनी है, ये रॉ हो गई। यस सर, इसमें एक इंडेक्स वाला है उसको हमने कैंसिल कर दिया, उसको नहीं ले रहे। अब हेडर में आ जाए इंडेक्सिंग जरा। चार्ट दे दी। हेडर में क्या क्या है ये आ रहे हैं, यस सर, ठीक है, ये हेडर है, ठीक है। अब हेडर शो कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, बिल्कुल ठीक है। उस लेंथ ऑफ हेडर कितनी होगी भाई हमारे पास, यहाँ कितनी आ रही है? 14 वैल्यूज बोली थी ना डाटा की एक्सप्लेनेशन में, 14 यस सर, डिफरेंट 14 है, 14 है। डे टू टाइम कुछ अदलादा कर रहे हो मेरा ख्याल। डेट टाइम का कॉलम शायद नहीं होगा सर। एक कम कर दिया इसमें, तो आपके पास एक कॉलम जो है वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, आई लाइन इमरेड लाइंस, अब लाइन को स्प्लिट किया कॉमे के ऊपर। सर यस सर एक कॉलम अगर हम नहीं लेंगे तो -1 अगर हम स्लाइसिंग के थ्रू देखें तो हमारा लास्ट वाला कॉलम हम ड्रॉप करते हैं ना? नहीं बेटा, वो ये स्लाइसिंग नहीं ये तो है नंबर ना, ये स्लाइसिंग नहीं है, सिर्फ नंबर है। स्टिल हम नंबर ले रहे हैं अभी तो स्लाइसिंग कर ही नहीं रहे। 14 अगर कॉलम है उसमें से -1 करें तो 13 बचेगा, अगर 15 है तो 14 बचेगा। हाँ बचेगा तो यही। ठीक। अच्छा जी, तो लाइंस में से स्प्लिट करा के लिस्ट कंप्रेशन करके वैल्यूज जो हैं वो सारी यहाँ पर आ गई, और वैल्यूज जो है ना इनमरेट पर फिर जो है इंडेक्स पे जो है, जो यहाँ से इंडेक्स जनरेट हो रहा है 0 से ऑनवर्ड के अंदर जो है वो फ्लोट डेटा के अंदर प्लेसमेंट करती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन सर है। एक बात पूछनी थी कि अगर हमने माइनस किया एक कॉलम, एक कर दिया हमने, तो वो लास्ट वाला क्यों नहीं हो रहा, पहले वाला क्यों हो रहा है? उसको कैसे पता? हम तो तरतीब से चल रहे हैं ना। हाँ, हम तरतीब से चल रहे हैं, हमने उसको नहीं बताया कि लास्ट वाला माइनस कर दो या ये कर दो। हाँ ये नहीं बताया, हमारे तो उसको तो चाहिए पहले वाले पहले प्रिंट कर दे। अच्छा मुझे एक मिनट, मुझे ये बताएं कि ये जो CSV फाइल है इसकी शेप क्या बनेगी अगर मैं इसको पांडाज में कॉलम्स से 14 है और लाइन से ये है। 42551,14 ये बनेगी ना। यस सर। और आप अपने जो नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं वो जरा काउंट करें कितने हैं। 16 लग रहा है मुझे तो। 15 होंगे, 15 15 है सर, 15 है। 15 है ना। तो हम यहाँ पर जो जीरोस की मैट्रिक्स बना रहे हैं वो कितनी बना रहे हैं, वो बना रहे हैं दिस, और यहाँ पर बना रहे हैं 14,
ठीक है, ठीक है। सर 15 था ना? कितने 15 होगा 15 लेंथ होंगे ऑफ ना, हेडर 15 15 होंगे ना। -1 बाद में अब 14 आ -1 जाएगा। निकाला तो 14, हाँ जी हाँ, तो 14 अब होगा। ओवरऑल इसका आंसर 14 14 है। हाँ, अब ये 14 कॉलम्स और ये 51 रॉस बन गई। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम डाल रहे हैं वैल्यूज डालते जा रहे हैं एक एक करके, तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी कॉलम्स में? 14 जितनी कॉलम्स ही आएंगे ना। जितनी लाइंस नहीं सॉरी जी सर 14 कॉलम्स ही आएंगे ना। अब जब इस कोड को आप रन कर लेंगे और वैल्यूज को देखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जो आपका रेडी हुआ है, इसको व्यू करिएगा और इसमें जाके देखिएगा कौन सा डाटा जो है वो, कौन सा कॉलम जो है वो ड्रॉप हुआ है। इट्स डेट टाइम ड्रॉप हो रहा है क्योंकि 1 से स्टार्ट रहा है, 1 ड्रॉप ऑनवर्ड लिखा हुआ है तो पहला वाला ड्रॉप हो जाएगा। यानी मैं कि तो यही सर कह हमने रहा हूँ, लेकिन मेंशन बाद में किया है, हमने वो वैल्यूज के अंदर स्प्लिट के आगे मेंशन किया कि 1 से लेकर वहां करें, 0 को काट दें। ठीक है, जैसा मेरा एक सवाल ये है कि हम नंबर क्यों यूज किए जा रहे हैं हर जगह, पांडास अगर हम इस्तेमाल कर रहे तो इतना इजीली हो जाता है ये नहीं? पांडा इस्तेमाल कर ले तो पांडा इस्तेमाल कर लेते, कोई मसला नहीं था, लेकिन प्लस पांडा में में तो भी अब सीएसवी आपको सिर्फ लोड करते और उसके पूरे सारे कॉलम्स आ जाते, पहला कॉलम ड्रॉप कर देते, हमारे सामने थी सारी फिगर। ये पहले भी वो जितने हम जा रहे हैं हमने वेक्टराइज जब नहीं होगा, नहीं, प्री वेक्टराइज यहाँ प्रोसेसिंग नहीं मसला कर ये रहे ना हम, प्री मसला प्रोसेसिंग नहीं ये कर है रहे कि हैं। यहाँ जो नहीं, यहाँ जो हमने डाटा को लोड करके रीड करा है ना पाइथन के अंदर, हमारा सारा डाटा लिस्ट के अंदर चला गया। किसके अंदर? लिस्ट के अंदर। अब जी पांडास सर। में ले हम जाते बट तो अरे में अंडरस्कोर करेंगे इस्तेमाल कर और लेते हैं। उसको वेक्टराइज पांडास करेंगे। में अगर ले जाते तो फिर हमें इस लिस्ट को डिक्शनरी करना पड़ता, फिर पांडास में लोड करना पड़ता। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जबकि लिस्ट नहीं से सर, मैं तो डायरेक्टली जो है वो नंपाई में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आसान तरीका हो मैं गया। तो ये सोच रहा था कि pd.read_csv के कमांड लेते, csv के कमांड कॉल करते और पूरा जो है वो डाटा टेबल बनकर आ जाता तो हमारे अगर सामने। पहले ही न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा होता तो वो ऐसे कर सकते थे हम। न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा है नहीं हमारे पास, वेक्टराइज नहीं है डाटा शायद इसलिए। नहीं, ये डाटा तो सारा का सारा जो है वो क्या हुआ है, वो दोनों numerical तरीकों data से हो सकता है, लेकिन ये इजीएस्ट था, उसने वो इजीएस्ट अप्रोच, सिंपलेस्ट जो है ना अप्रोच। कोई मसला नहीं। मैं भाई ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, यही लर्निंग की माँ होती है। आप इसको पांडास से करिएगा, CSV फाइल लोड करिएगा पांडास के थ्रू और काम कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली मैंने तो कोई पांडा से प्रैक्टिस की। हाँ कोई इशू नहीं है। और ये ट्राई और ये टेस्ट तो जो है वो करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम जो है ना वो राइटर ने जो फॉलो किया हुआ है उसी अप्रोच को जो है ना वो पकड़े। आप किसी और अप्रोच से भी काम कर सकते हैं, आउटपुट सेम होने चाहिए। अच्छा जी, here is the plot of the temperature in degree Celsius over time. On this plot you can clearly see the yearly periodicity of temperature. तो इन्होंने क्या किया, प्लॉट कर दिया है, प्लॉट डाटा में से टेम्परेचर उठा के, ठीक है, और ये एक सिंटेक्स लिखा हुआ है। इस सिंटेक्स को आपने एक्सप्लोर करना है। क्या सिंटेक्स लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि आपने सारी रोज लेनी है लेकिन कॉलम एक लेना है और वो 1 कॉलम है, ये यानी कि क्या? फर्स्ट वन। ये जो है टेम्परेचर, उसका नाम टेम्परेचर है और वो दिखाएगा डिग्री सेल्सियस में। अभी कितने लोगों को पता चल रही है बात? सर ये कोड रन करने पे एरर आ रहा था, इसका सिंटेक्स तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ये क्या एरर आ रहा था? सर मैंने जब रन किया था तो एरर आ रहा था, फिर छोड़ दिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस पे एरर आ गया था। टेम्परेचर उठा लिया है और टेम्परेचर को प्लॉट किया हुआ है।
temperature over full temporal range of the data set. So ये the more narrow plot of the first 10 data points. ठीक है। वैसे ये pandas में अगर करते तो ये आसान हो जाता है प्लॉटिंग। हम अगर इसको pandas में रीड कर लें और रीड करके फिर एक पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करवा लें तो वो आसान नहीं हो जाएगा आई थिंक। यही तो मेरा पॉइंट है, हम लोग CSV फाइल को बस लोड करते हैं, पांडा से कॉल करते हैं, वो हमारा पूरा डाटा फ्रेम हमारे सामने आ जाता है। पांडास में इजी है ये। ये प्लॉटिंग की जो इसने की है ये चीजें समझ नहीं आ रही। ये नेट प्लॉट लिख के इसने किया है, वो उतना ज्यादा उसका है नहीं, आइडिया नहीं है। नहीं, प्लॉटिंग में तो मसला कोई नहीं है, उसने लेंथ ऑफ टेम्परेचर उठाई है और जितना टेम्परेचर्स थे उन सबको जो है ना एक्स वाई प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब सर वो लेकिन क्या ये ये रहा है पर्टिकुलर कि कॉलम उस डाटा में पर्टिकुलर कॉलम को प्लॉट कर रहा है ना। हाँ, अब तो इशू पर्टिकुलर यहाँ कॉलम पर को जो प्लॉट करना हाँ, उसमें पैंडास में ज्यादा इजी है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप पांडा, नंपाई, पाइथन, ठीक है, अभी अब हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि अब हमें कोड डिस्कस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो चीजें अब आपको आती है, इस तरह आप कह रहे हैं इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, मुझे पता है वो आप कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उसको कर लें। लेकिन मैं जो चीज से बात कह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि जब आप पूरा टेम्परेचर जो है प्लॉट कर रहे हैं पूरे डेटा सेट का, उसमें आपके पास 40-45 420,000 21,000 की लगभग जो है रिकॉर्ड है, जब उनको प्लॉट कर रहे हैं तो गोना शो दिस इस तरह से। ठीक है, इसमें आपको कुछ अभी पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने अगला काम क्या किया है, अगला काम ये किया कि मोर नैरो प्लॉट ऑफ फर्स्ट 10 days ऑफ द टेम्परेचर डाटा। सिर्फ क्या किया है, 10 दिन का टेम्परेचर डाटा प्लॉट किया है ताकि जरा वो ओपन किस्म का प्लॉट आए, कुछ हमें समझ में आ रहा है उसके अंदर। बिकॉज डाटा इज रिकॉर्डेड एवरी 10 minutes, हर 10 मिनट पे डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। You get 144 data points per day। एक दिन में आपके पास 144 डेटा पॉइंट्स हैं, तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे, 1440 डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 1440 डेटा पॉइंट्स होंगे, उनको प्लॉट करने के लिए रेंज हमने 1440 की क्रिएट कर ली ताकि हमारे पास एक इंडेक्सिंग क्रिएट हो जाए ग्राफ के ऊपर, और 0 से लेके टेम्परेचर का कॉलम 1440 तक का हमने यहाँ पर स्लाइस कर लिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो अब हमें कुछ समझ आ रहा है कि टेम्परेचर में जो है वो क्या चल रहा है। एक दिन के डाटा पॉइंट जो है वो कितने हैं अभी, 144 है। तो अब इस 144 जो एक दिन का डाटा पॉइंट है, इसके अंदर आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार ये टेम्परेचर डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, क्या हो रहा है। खैर ये एक एक्टिविटी है, उसका मॉडलिंग से जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये मैंने कहा ना कुछ चीजें जो है वो अपने डाटा सेट के बारे में जानना चाह रहे होते हैं और जो बड़ी जरूरी होती हैं ताकि आप थोड़ा सा जो है डाटा पे कमांड हासिल कर सकें। ऑन दिस प्लॉट यू कैन सी डेली पीरियोडिसिटी। अब आपको बस डेली पीरियोडिसिटी आ रही है, स्पेशली एविडेंट फॉर द लास्ट 4 days। Also note that this 10-day period must be coming from fairly cold winter month। क्यों विंटर मंथ से आ रहा हूँ, टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। If you are trying to predict average temperature for the next month given a few months of past data, the problem would be easy due to the reliable year scale periodicity of the data। ठीक है, अगर आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं एवरेज टेम्परेचर अगले महीने के लिए और पिछले महीने का कुछ महीनों का पास डेटा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आसान हो जाएगा, क्योंकि जो ईयर स्केल पीरियोडिसिटी है वो बड़ी रिलायबल होगी। बट लुकिंग एट द डाटा ओवर स्केल ऑफ डेज, अगर आप दिनों के डाटा पे देखेंगे तो टेम्परेचर लुक्स अ लॉट मोर chaotic। तो दिन में जो टेम्परेचर है वो chaotic हो रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। In this time series predictable or daily scale, let's find out।
क्या डेली स्केल पर ये टाइम सीरीज जो है वो प्रिडिक्ट की जा सकती है, उसको देखना। अब आते हैं डाटा प्रिपरेशन की तरफ। अभी तक हमने डाटा में कोई प्रिपरेशन वाला काम नहीं किया, सिर्फ टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने टेम्परेचर का डाटा जो है वो जरा स्लाइस करके प्लॉट करके देख लिया। कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ पर समझने हैं। Exact formulation of the problem will be as follows. Given data going as far back as look back time steps. A time step is 10 minutes. एक टाइम स्टेप 10 मिनट्स का। लुक बैक का मतलब ये है कि पीछे कितने टाइम स्टेप्स जो है वो देखने हैं। अगर 5 डेज का टाइम स्टेप देखना है तो एक दिन में 144 था, 5 डेज में 720 टाइम स्टेप्स बनते। ऐसे ही कैन यू प्रिडिक्ट द टेम्परेचर इन डिले टाइम स्टेप्स? यू विल यूज द फॉलोइंग पैरामीटर वैल्यूज। स्टेप 6 का मतलब क्या है? Observations will be sampled out and 1 data point per hour. Observations will be sampled out 1 data point per hour. यानी 1 घंटे के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ये एक साथ जो है ना वो सैंपल्ड होके निकलेंगी प्रोसेस होने के लिए। 10 मिनट का डाटा हमारे पास एक टाइम स्टेप पर है। जब हमने 6 स्टेप लिए हैं तो इट बिकम 60 मिनट्स। तो ये पर आवर जो है वो आपके पास बन जाती है। टारगेट विल बी 24 आवर्स इन द फ्यूचर, तो 144 बनेंगे सारे 24 आवर्स। एक दिन में हमारे पास 144 टाइम स्टेप्स बनते हैं। ये पैरामीटर्स हम वहाँ पास करेंगे। लुक बैक, स्टेप्स एंड डिले, इनके नाम भी याद रखिएगा। छोटी सी डिस्क्रिप्शन है वो भी याद रखिएगा। To get started, you need to do things: process the data to a format to a neural network and ingest. अब डाटा ट्रांसफॉर्म करना है हमने, नेट टेंसर बनाना है। This is easy. The data is already numerical, so you don't need to do any vectorization. But each time series in the data is on a different scale. Different scale पे होता है तो हम normalize करते हैं। Yes sir. Temperature is typically between -20-30, but atmospheric experiment in m bar around 1000. You will normalize each time series independently so that all the small values the similar scale. Write Python generator, यहाँ भी generator लिखेंगे हम, that takes the current array of load data and yields batches of data from the recent past along with target temperature and so on. Because sample data in the data set are highly redundant, sample n and 7n plus will have the most of their times steps in the common. It would be wasteful to explicitly allocate every sample. Instead, you will generate samples on the fly using original data. Original data पे ही काम करना है। Normalize कर लिया, ठीक हो गया। Normalize तो आता है ना सबको, अब ये तो डिस्कस नहीं करना है ना। नहीं सर, बहुत किया है वो पीछे असाइनमेंट्स में। नॉर्मलाइज करना कोई मसला नहीं। तो डेटा जनरेटर आएगा, वो यील्ड करेगा क्या? सैंपल्स और टारगेट्स, where sample is one batch of the input data and targets is the corresponding array of the target temperatures. We take the following arguments: data, look back, delay, min index and max index. Indices in the data array that delimit. सर थोड़ा स्लो पढ़ा दें, आप बहुत तेज कर रहे हैं। अभी कुछ आया नहीं पढ़ने वाला यार उसमें तो। ये तो सब रीडिंग है, छोड़ दें आप, सीधा ना? कोड पे आ जाएं। ठीक है यस सर, लेकिन हमने पढ़ा नहीं ना, क्विज की तैयारी कर रहे थे, अभी भी क्विज की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर की, इससे नहीं पढ़ रहे अभी। इसलिए सर हमने पढ़ा ही नहीं इसको। असल में मैं अभी थोड़ा सा अर्ली ऑफ करना चाह रहा हूँ क्लास को 12:30 बजे तक, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा व्यू दे दूं ताकि आप इसको एग्जीक्यूट कर लें। जी बोले। सर मैं सुबह से क्विज करना चाह रही थी लिनक्स का, तो मेरे पास इशू आ रहा है कि जब मैं खोल रही हूँ तो मेरे पास इंटरनेट का इशू आ रहा है, जबकि इंटरनेट भी सही चल रहा है बिल्कुल। ये तो जिन लोगों ने टेस्ट दिया वो बता सकते हैं। क्या भाई क्या इशू है बताएं जरा। हमें तो कोई इशू नहीं आया, हमने तो आसानी से कर लिया था। इन पर से आराम से हो गया टेस्ट, आराम से 50 नंबर लेके सर बैठ गए। टाइप के सवाल ज़रा बता दो यार। सर जब तैयारी करते हैं तो लगता है 100/100 मार्क्स आएंगे, लेकिन जब हम करते हैं तो
बस 73 76 तक ही आते हैं। बहुत क्लास का बनाते हैं क्विज वैसे ना, यकीन करें अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का पीआईए ऐसी वाले बना शुरू कर दें तो एजुकेशन का म्यार बेहतर हो जाएगा। ये मैं ये रियली क्विज थिंक क्विज जितना ये बनाते हैं ना टफ, इतना तो मेरे ख्याल में कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जितना मर्जी वो टफ स्टैनफोर्ड बनाने के की बराबर कोशिश आ करे गए हैं वो। यार, स्टैनफोर्ड और एमआईटी को हम कम्पीट कर रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त। ऐसे ही है नहीं क्विज। टफ तो नहीं, इजी था। क्विज जो है टफ नहीं है, इजी थे, बस टफ नहीं नंबर नहीं है आते। सर, टफ नहीं है। जितने भी हमारी तो पेपर्स बेसिक में ठीक नहीं है ना, मेरी तो टफ बेसिक ठीक नहीं है, इसलिए नंबर नहीं, नहीं मैंने भी वैसे क्विज दिया नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है इस वाले क्विज का, लेकिन कुछ क्विज पिछले दिए हैं ना उनसे रिजवान आइडिया भाई है। आप गुरु हैं यार, मतलब आपको तो हम नहीं निगेट कर नहीं सकते, नहीं, लेकिन ये मैं इस लिनक्स की वजह से नहीं कह रहा हूँ। जितने भी आप पाइथन से लेके अब तक लेना, गेट का ले लीजिए हाँ और सही, गेट इसका का ले भी बहुत लीजिए, वो मतलब टफ नहीं है। असल चीज आपकी प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट है। ये बहुत हल्के पेपर बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। मतलब इसलिए रिजवान भाई के बनाते कितने हैं मार्क्स कि आए हैं? लोग पास हो रिजवान भाई जाए। टॉपर है, रिजवान भाई हमारे ये कितने हम में से मार्क्स नहीं। हैं? वरना 100 है, 100 है रिजवान भाई। सर अगर चाहें तो 100 आए पेपर बहुत वाकई? टफ बना दें। सर को 12:30 बजे क्लास खत्म करनी है सर, प्लीज कंटिन्यू। सर काइंडली कंटिन्यू। डिग्री सेल्सियस में इनवैलिड सिंटेक्स अच्छा है ना, स्लो स्लो पढ़े, इतना तेज पढ़ने से फिर याद नहीं रहेगी। सर वो रिकॉर्डिंग हम देख लेंगे, आप अच्छा पढ़ाएं, एक कोई काम मसला करते नहीं हैं, एक काम करते हैं, फिर इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ। बेहतर ही है सर, बेहतर ही है, कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे। क्योंकि आज बच्चे भी कम है, 77 78 स्टूडेंट्स हैं सर। बाबे ज्यादा हैं, बच्चे बाबे कम। ज्यादा। हाँ बिल्कुल बात सही है। अच्छा, पढ़ते रहने का एक फायदा ये होता है, चाहे बाबा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो रहता यंग फील करता है सर, सही यंग फील करता है वो। स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं ना सर। हाँ, तो वो स्टूडेंट होता है जब तक जो है ना वो आप पढ़ रहे होते हैं, आप बच्चे ही होते हैं। अभी तो हमारा तो बच्चा पढ़ रहा कंप्यूटर में तो बच्चे ही है ना, कंप्यूटर की सर। तो आपकी ये बात बचपन से बचपन पे लगी है सर। सर हमारे साथ पीएचडी करते थे सर, वो जो है उनकी एज 54 55 थी, वो हमसे ज्यादा जल्दी जो है वो चीजें पिक कर रहे होते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, इधर उल्टा काम है यार। पेज 209 में जो ग्राफ है उसमें इनवैलिड सिंटेक्स कर रहा था। कौन से वाले? इस पे पेज 209 209 पे जो ग्राफ है कि टेम्परेचर वाला जो ग्राफ बनाया, किसी एक भाई ने, बिलाल ने गालबन लिखा था कि उसकी जगह हैश लगाए ना तो हैश से हो जाएगा। हैश लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा। जगह हैश जिसमें 1 है सर बीच में, ये वाला। जी हैश 1 लगाना है बिलाल, हैश 1 लगाना तो हो जाएगा। नहीं, इस सारे को रिप्लेस कर दे, हैश के सारे को रिप्लेस कर दो हैश के साथ। ठीक ये कमेंट है सर। ठीक कमेंट है। अच्छा, टेम्प के शुरू में ही आपने यानी कि वो लगा देना। ठीक। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। और ये समझ नहीं आया क्या लगाना है टेम्प के पास। टेम्प के बाद जो जहां वो आ रहा है ना, जो आपने उसके, वो एक्चुअली वो कोड नहीं है जो आपने वो जो दिए हुए ना। हाँ, ये कोड नहीं है। इससे पहले हाँ, इस पे हैश लगा देना है और इससे पहले वाला कोड है। हाँ, इस पे कमेंट लगा देना और बस हो जाएगा आपका। थैंक यू बिलाल यार, थैंक यू सो मच। ये वाली एग्जाम्पल जो है उस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिएगा, और जनरेटर पे थोड़ा आपको आइडिया है, इसके पैरामीटर ऊपर दिए हैं, उनको समझने की कोशिश करिएगा जितना हो सके। वैलिडेशन जनरेटर, ट्रेंड जनरेटर, टेस्ट जनरेटर तीनों बने हुए हैं, और उसके बाद जो है ना सर डॉकर केस की बात करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है। नो मैम, डॉकर का तो अभी है 17 को है ना कोई। वही मैंने तो अभी स्टार्ट किया, आज पहला दिन था पढ़ने का मेरा, मैंने अभी सुबह पढ़ा था। मैंने अभी पढ़ना है डॉकर। हमने तो अभी पढ़ना है, हमने तो शुरू ही नहीं किया, आपने तो शुरू कर ली है। मैं तो नाम ही से मुझे डर लग रहा फेल ना हो जाए। ये पूरी एक्टिविटी जो है ना वो 1-1.5 घंटे से ज्यादा की नहीं है। आप जो है पढ़ भी लेंगे और कोड भी कर लेंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल कोशिश करिएगा हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल, ये डॉकर एक दिन की कहानी है, इससे ज्यादा की। रिजवान भाई को पकड़ लेंगे बस, ठीक है इंशाल्लाह। एक डॉकर की क्लास चलें ठीक है, वो देख लेंगे मैम, पहले लिनक्स कर लेना, लिनक्स का क्विज दे दे, उसके बाद डॉकर को देखते हैं। अच्छा, अभी आपने नहीं दिया? बहुत नहीं, स्लो जा मैं रहे हो आप अभी लोग।
नहीं मैंने मैंने तो प्रिपरेशन कल कर 8 ली है बजे दे मगर दिया फिर था। भी अच्छा नहीं मैं अभी दोबारा से रिव्यू करके फिर इंशाल्लाह 2-3 बजे तक देती हूँ। मैंने बस गलती की कि मैंने जल्दी मैंने कहा बस काम खत्म कर। वो किसी ने बताया था कि बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस है, मुझे तो लग रहा है मुझे आता है मगर जब मैं देने बैठूंगी ये ना हो कि मुझे कुछ ना आए, नहीं इसलिए बहुत थोड़ा इजी सा था, मैं जो है ना ट्रिकी नहीं था, कुछ और ट्रिकी नहीं एक्सप्लेन था, कर। नहीं ट्रिकी नहीं था, इजी था। मैंने तो देख लिया मगर मुझे डर लग रहा है कि कहीं बस ये अच्छा सा हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें ठीक है, मैं थैंक यू ऑफ कर रहा हूँ, फिर सर। इंशाल्लाह अगली ठीक है क्लास सर, में ठीक है सर, Thank you, जज़ाकल्लाह। sir. अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।